Good afternoon, students. Yesterday I have told you about the meaning or the starting of accounting with an example. आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताया था कि अकाउंटिंग को हम अकाउंटेंसी को हम इसमें कॉमर्स में क्यों पढ़ते हैं, जो कि मैंने आप एक बार फिर आपको मैं याद दिला देती हूँ कि अकाउंटिंग का क्या रोल है हमारे कॉमर्स में, क्योंकि बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो एक बिजनेसमैन जब तक अपने बिजनेस में होने वाली सभी जो भी वो प्रोसेस करता है या जो भी वर्क वो करता है उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेगा, तब तक एंड ऑफ द टाइम वो कैसे पता लगा पाएगा कि उसके बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसीलिए हर बिजनेसमैन अपने अपने तरीके से बिज़नेस बुक्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे छोटे मोटे बिजनेसमैन, अगर आप अपने आसपास की शॉप्स देखते हो तो वहाँ पर छोटे मोटे बिजनेसमैन वो ना अपने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, वो आपने देखा होगा कई बार छोटी नोटबुक, रफ नोटबुक में रिकॉर्ड करते हैं कि कौन उनसे उधार खरीद के ले गया, कौन, और उनके पास वो भी अपना एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तो नहीं रखते, लेकिन हाँ रिकॉर्डिंग रखते हैं कि सुबह से शाम तक उन्होंने कितने प्रोडक्ट सेल किए और उनको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना पैसा उनको बचा। लेकिन बड़े बड़े बिजनेस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन को एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना होता है। तो आज जो हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी का, चैप्टर 1 जिसका टॉपिक का जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी आपका अकाउंटिंग से इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर के थ्रू कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो उसमें हम बताएंगे कि बड़े बिजनेस या किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग बुक्स को किस तरीके से, किस प्रॉपर वे में रिकॉर्ड किया जाता है। मीनिंग्स अभी तो फ़िलहाल हम सिर्फ आपको मीनिंग बताएंगे, अकाउंटिंग कैसे होती है, कैसे बिज़नेस, बड़े बड़े बिज़नेस हाउसेस में अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ये तो हमें पूरी बुक में पढ़ना है। लेकिन इसमें मीनिंग में मैं ये आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग है क्या चीज़। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the users। अब ये तो आप जब देख रहे हैं तो आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक जो है डेफिनेशन, जो ये मीनिंग लिखा हुआ है, ये पूरा हमारा कैसा है, सिस्टमेटिक मीनिंग है। और इसमें जो हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन बता रहे हैं वो एक प्रॉपर मीनिंग है। लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको बताऊं कि किसी भी बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। ट्रांजैक्शन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो ट्रांजैक्शन मीन्स होता है लेन देन। मीन्स कोई भी बिज़नेस किस मोटिव से शुरू किया जाता है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। और बिज़नेस में सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनका मनी में मेज़रमेंट किया जा सके। आप लोगों ने लास्ट ईयर 2 तरीके की एक्टिविटीज़ पढ़ी होंगी इकोनॉमिक्स में, याद ना हो तो मैं एक बार याद दिला दूँ। और अभी कुछ टाइम पहले मैम ने भी आपको एक्सप्लेन की थी कि इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक, देयर आर 2 टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जो हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच इज़ रिलेटेड टू अर्न मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का तो मनी अर्न करने से रिलेशन होता है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन या अपने आप को खुशी देने के लिए, जिससे हमें अच्छा लगे उन कामों को करने में, जो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मनी से रिलेशन होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का किससे रिलेशन होता है, हमारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन या हमारी खुशियों से। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए एक नर्स है, अगर वो हॉस्पिटल में वर्क कर रही है, जिसके एवज में उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, उसके बिहाफ पर उसको क्या मिल रही है, अपने वर्क के लिए सैलरी। तो वो सैलरी
के लिए काम कर रही है तो वो कैसी एक्टिविटी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन वही नर्स जब अपने घर में आकर अपने बच्चों अपनी फैमिली को हेल्प करती है या उनकी सेवा करती है या उन्हें किसी टाइप की मेडिकल फैसिलिटी देती है तो उसके बदले में तो उसे कोई मनी रिसीव होती नहीं है। वो तो अपने घर में अपने बच्चों के लिए कर रही काम, तो किस लिए कर रही है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो वो काम घर में कर रही है वो वाला काम कैसा हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो गया। और वही काम वो जाकर हॉस्पिटल में करती है, लोगों को हेल्प करती है या लोगों को किसी भी टाइप से उनकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करती है मान लीजिए, तो वो सारी एक्टिविटी किस चीज़ का पार्ट हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, क्योंकि उसके लिए उसे सैलरी मिल रही है। तो अब आप खुद सोचिए कि बिजनेस में हम प्रॉफिट मोटिव से वर्क करते हैं तो यहाँ हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर फोकस करेंगे या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर। बहुत सिंपल सी बात है कि बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही हम प्रेफरेंस देते हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पर ही कोई भी बिज़नेस किया जाता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो बिज़नेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, मनी के अकॉर्डिंग। अब मैं ट्रांजैक्शन के बारे में बता रही थी, ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन। जब भी बिज़नेस में कुछ आता है तो उसके बदले में कुछ जाता है। अब हम नॉर्मली भी अगर मार्केट में जाते हैं और कुछ परचेज़ करते हैं तो बदले में मनी देते हैं या नहीं, तो वो ट्रांजैक्शन है। यानी आपने कोई भी सामान खरीदा और बदले में क्या दिया, मनी दी। तो मनी के एक्सचेंज से जो भी गुड्स या सर्विसेज हम खरीदते हैं वही हम बिजनेस लैंग्वेज में उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ट्रांजैक्शंस का। अब फिर से मीनिंग पर आ जाते हैं। अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है? अकाउंटिंग का मीनिंग है कि एक बिजनेस में एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। सिस्टमेटिक प्रोसेस यानी ऐसे ही हम हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है जो कि हमें इस पूरी बुक में पढ़ना है। व्हाट इज़ द सिस्टम? और उस सिस्टम का नाम इस बुक के नाम पर रखा गया है। आप बुक का कवर पेज देखें तो सिस्टम का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। उस सिस्टम को ही हम पूरी इस बुक में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको मीनिंग में मैं बताऊं कि अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई किस चीज़ को करते हैं? आइडेंटिफाई करना मीन्स ढूंढना। क्या ढूंढ रहे हैं हम? आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम ऐसे ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को, यानी ऐसे सारे ट्रांजैक्शन लेन देन को जो कि किस टाइप के हों जिनको हम मनी में मीज़र कर सकें। क्योंकि इसके आगे देखिए, अगर आइडेंटिफाइंग देन मीज़रिंग, यानी आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे ट्रांजैक्शंस को जिनका मनी से रिलेशन हो और फिर उन्हें हम मनी टर्म में मीज़र करते हैं। मीज़र करने का मतलब उनको मनी की टर्म में हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सके, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मीज़र करते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मीज़र कर लेते हैं, देन हम उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। और रिकॉर्डिंग का प्रोसेस भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। रिकॉर्डिंग प्रोसेस क्या है वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उन रिकॉर्डेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद उनकी समरी बनाते हैं। समरी यानी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं तो अलग अलग कई कैटेगरीज़ में उनको हम डिवाइड कर देते हैं और बाद में उनको स्मॉल कैटेगरी में समराइज़ करने का मतलब क्या होता है, उनको शॉर्ट करना। और उन समराइजेशन के प्रोसेस के बाद हमें पता चलता है कि हमारे बिज़नेस को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ एंड ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। आपको वो अभी ये सारी चीज़ें नहीं पता कि एंड ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या होता है, वो भी हम बताएंगे। और इसके बाद उन सभी जो समराइजेशन प्रोसेस से जो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं किसी भी बिज़नेस के, उनको इंटरप्रेट करना,
इंटरप्रेट करना यानी उन सभी लोगों के सामने प्रेजेंट करना जो कि उससे रिलेटेड है, यानी जैसे बिजनेस है तो उसका ओनर उससे रिलेटेड है, उनको लोन देने वाले उससे रिलेटेड हैं, उसमें इन्वेस्ट करने वाले उससे रिलेटेड हैं, उन सब के सामने उन सभी रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना और उनको उस रिजल्ट के बारे में बताना। कम्युनिकेटिंग इसका लास्ट स्टेप है, यानी उस सभी लोगों को उन रिजल्ट के बारे में बताना। यही आपके अकाउंटिंग का मेन जो है मीनिंग है। और क्या हम बता रहे हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस टू द यूज़र, यानी वो सभी इंफॉर्मेशन जिनका फाइनेंस या मनी से रिलेशन है, वो सभी इंफॉर्मेशन हम इनके यूज़र्स को किस एक सिस्टम के थ्रू बता रहे हैं। सबसे पहले हम उन सभी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं सिस्टमेटिक वे में, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, देन उनका इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन करते हैं। अब अभी भी आपको ये मीनिंग बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। रीज़न ये है कि आपने पहली बार अकाउंटेंसी पढ़ी, अकाउंटिंग का मीनिंग ही देखा है, लेकिन आपको ये मीनिंग डिफ़िकल्ट लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसी एक मीनिंग पर पूरी एक बुक बनी है। इस पूरी बुक में हम इस एक 5 लाइन की डेफिनेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। पूरी बुक में जो आप स्टार्टिंग करते हैं आइडेंटिफिकेशन से लेकर और लास्ट में कम्युनिकेशन तक का पार्ट, उस पूरे पार्ट को हम न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर आपका आइडेंटिफिकेशन मीज़रिंग वर्क चल रहा है, यहाँ रिकॉर्डिंग वर्क स्टार्ट हो गया है जिसमें हम जनरल एंट्रीज़ करते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है तो वहाँ हम लेज़र प्रिपेयर करते हैं, देन समराइजिंग वर्क में हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। और आप अभी 11th में तो सिर्फ समराइजिंग तक ही पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग का पार्ट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उसे तो हम 12th में पढ़ते हैं। तो फ़िलहाल आप लोग सिर्फ इसके मीनिंग को ध्यान से देखें और जितना मैंने बताया है उसको समझने की कोशिश करें। मैं बार बार इसके मीनिंग को आपको आगे भी बताती रहूँगी। इसी मीनिंग के बेस पर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालें, यानी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें से निकल के आया अकाउंटिंग के बारे में, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स भी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। या एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट वन अकाउंटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जब भी हम अकाउंटिंग बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, किस टाइप के ट्रांजैक्शंस को हमें अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना है। Those transactions which can be measured in terms of money can be recorded in the books of account, यानी वो ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मनी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी जिनका नेचर किस टाइप का हो, मनी से रिलेटेड हो, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन में से वो ट्रांजेक्शन कौन से हैं जिनका मनी से रिलेशन है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब हमने ढूंढ तो लिया कि ट्रांजेक्शन मनी टर्म में है, अब हम उनको मेज़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 टन गेहूँ खरीदे, तो 2 टन गेहूँ खरीदे तो उसको हमने अभी टन यानी क्वांटिटी में आइडेंटिफाई किया, लेकिन उस क्वांटिटी का मनी से रिलेशन है या नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम आगे जाकर के मनी से और से रिलेट करेंगे तो कैसे करेंगे कि 2 टन गेहूं की वैल्यू क्या है, यानी 1 टन मान लीजिए 1000 का आता है तो 2 टन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000। यानी ये ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई करने के बाद इसे मनी में क्या कर लिया, मेज़र कर लिया। अब मनी में मेज़र करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को मनी में मेज़र करते हैं। और जब हम उन्हें मनी में मेज़र कर लेते हैं देन उन्हें
अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है वो हमारे अकाउंटिंग में सबसे पहला न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, जो कि होगा जनरल से स्टार्ट होता है। जनरल इज़ द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फर्स्टली। जनरल अकाउंटिंग की वो पहली बुक होती है जिसमें हम आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि जी किस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसी सिस्टम को हम इस पूरी बुक में पढ़ेंगे। उस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, और उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो जब हमारे टॉपिक आएंगे तभी आपको हम ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स को अपनी अकाउंटिंग बुक में लिखना शुरू करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के बाद चूँकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं एक बिज़नेस में, एक छोटे मोटे बिज़नेस की भी बात करें तो सुबह से शाम तक बहुत सारे जो बिजनेसमैन हम आसपास छोटे मोटे शॉपकीपर्स को देखते हैं तो देखिए उनके पास सुबह से शाम तक कई कस्टमर आते हैं, और कस्टमर भी उनके यहाँ ट्रांजैक्शन किस टाइप के करते हैं, लेन देन ही करते हैं सभी। कुछ लोग तो कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं और कुछ लोग कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रेडिट पर। अब आपको इसका भी मीनिंग समझना होगा क्योंकि ये सब हमारी अकाउंटिंग की टर्म है और बिजनेस की टर्म है जो आगे आगे आपको डिटेल में भी समझाई जाएंगी। ट्रांजैक्शन के दो टाइप होते हैं मेनली, कौन कौन से, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदकर हैंड टू हैंड पेमेंट कर देते हैं, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो आपको, तो कैश ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन फॉर विच वी पेड मनी एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। जब हम कोई भी सामान खरीद के तुरंत उसका पैसा उसी टाइम पेमेंट कर देते हैं तो वो ट्रांजैक्शन कैसा होता है, कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद कर उसका तुरंत पेमेंट ना करें और उस पेमेंट को डिले कर दें कुछ टाइम के लिए, तो वो ट्रांजैक्शन कैसे हो जाते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब आप सोचिए कि अगर कोई कैश में ख़रीद कर ले जाए तो उसका रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत तो है ही नहीं क्योंकि तुरंत ही उसने पैसा पेमेंट कर दिया, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन ले गया, कितने का ले गया, क्योंकि जितने का लिया उसने तुरंत उसका अमाउंट हमें पे कर दिया। लेकिन जो लोग क्रेडिट पर ख़रीद के ले जाते हैं तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन ले गया, कितने का ले गया, कब वापस देगा। तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो छोटे मोटे बिजनेसमैन भी उन चीज़ों को आप कभी नोटिस करते हो तो वो अपने यहाँ पर एक रजिस्टर बना के रखते हैं और उसमें लिखते रहते हैं। जैसे आसपास के शॉपकीपर होते हैं तो जो कस्टमर जो उनके जान पहचान के होते हैं उन लोगों को वो लोग उधार देते रहते हैं सामान, लेकिन वो उसका रिकॉर्ड रखते रहते हैं। लेकिन उनका जो सिस्टम, जो रिकॉर्ड रखने का सिस्टम है वो सिस्टमेटिक नहीं है, वो नॉर्मल है कि हाँ किसी का लिख लिया और जब उसने पैसा दे दिया उसका नाम काट दिया। लेकिन बिजनेस में बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं और सुबह से शाम तक जब छोटा बिजनेसमैन ही याद नहीं रख पाता तो वो उन्हें लिख लेता है, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहाँ तो बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं एक ही दिन में, तो वो कैसे याद रख पाएंगे। तो वो हर एक ट्रांजैक्शन को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी बिजनेस बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को उनके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, यानी उनकी क्लास बना देते हैं अलग अलग तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों की स्ट्रीम है, तो ये कॉमर्स स्ट्रीम है, ये आर्ट्स स्ट्रीम है, या ये पीसीएम पीसीबी है, तो इसको हमने कैसे क्लासिफाई किया, जैसे बच्चों का इंटरेस्ट था या जैसा उनका परफॉर्मेंस था उसके बेस पर हमने उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया ना। ऐसे ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस के नेचर के बेस पर उनको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के इस प्रोसेस को बोलते हैं लेजर, जिसको हम आगे जा कर के न्यूमेरिकली पढ़ेंगे कि लेजर होता क्या है और लेजर कैसे मेंटेन किए जाते हैं। लेज़र भी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन होने के बाद उनके लेज़र बनते हैं, वो भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद उन लेज़र की हेल्प से, उन अकाउंट्स की हेल्प से हम एंड ऑफ द ईयर समरी बनाते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। समराइजेशन में 3 मेन अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होता है, जबकि ट्रेडिंग और P&L अकाउंट की हेल्प से हमें बिजनेस का एंड ऑफ द ईयर क्या पता चलता है,
प्रॉफिट या लॉस, कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इस ईयर में आप सिर्फ समराइजिंग प्रोसेस तक की अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे। और जब हम एंड ऑफ द ईयर ये पता लगा लेते हैं कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, तो उसके बेस पर बिजनेस के ओनर्स जो होते हैं वो उन बिजनेस के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ कि वो ये पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस में हमसे क्या कमियां हुई, जिनको हमें आगे के फ्यूचर के ईयर्स में क्या करना है, ठीक करना है, और आगे हम अपने बिजनेस को प्रॉफिट को कैसे और बढ़ा सकते हैं। और अगर मान लीजिए बिजनेस में लॉस होता है तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम वो सारी कमियां फिर से ना दोबारा रिपीट करें, जिससे कि हमारे बिजनेस में जो लास्ट ईयर लॉस हुआ वो आगे रिपीट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जब आपका रिज़ल्ट मिलता है किसी भी टेस्ट के बाद, तो आप क्या एनालाइज करते हो? आप एनालाइज करते हो कि हमसे क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट ख़राब हुआ, और हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा फ्यूचर में रिज़ल्ट अच्छा है। सेम ऐसे ही अकाउंटिंग में जब हमें रिज़ल्ट पता चल जाता है एंड ऑफ द ईयर कि हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, दोनों में से एक ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट हुआ तो ऐसा नहीं कि हम खुश हो जाएं कि हाँ प्रॉफिट हो गया, उसमें भी एनालिसिस होता है। उसमें ये होता है कि क्या हम इस प्रॉफिट को और बढ़ा सकते थे, क्या इस प्रॉफिट में और ऐसा कुछ कर सकते थे कि नेक्स्ट ईयर में जाकर ये प्रॉफिट और बढ़े। तो उसके लिए एनालिसिस करते हैं। और कौन एनालिसिस करते हैं? बिजनेस के ओनर्स, बिजनेस से जुड़े हुए लोग, और उसी के बेस पर वो उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। साथ ही ये जो रिज़ल्ट हम एंड ऑफ द ईयर समराइजिंग प्रोसेस से निकालते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का पता जो हम लगाते हैं, उसे उन पार्टीज़ के सामने कम्युनिकेट करते हैं जिनका बिजनेस से रिलेशन होता है। अब आप ये कहेंगे बिजनेस का रिलेशन तो सिर्फ उसके ओनर से होता है, ऐसा नहीं है। बिजनेस का रिलेशन उन सभी लोगों से होता है जो उस बिजनेस को रन करने में उसको हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था, उसमें बताया था कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेसमैन अपना पैसा भी लगाता है और बैंकों से भी उधार लेता है। तो बैंक भी तो बिजनेस से जुड़ गया। अगर बिजनेस को लॉस होगा तो फिर बैंकों से लिया हुआ पैसा हम टाइम से वापस नहीं कर पाएंगे, उन्हें इंटरेस्ट टाइम से नहीं दे पाएंगे। तो वो बैंक भी ऐसे बिजनेस पर नज़र रखते हैं कि इनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर लॉस होगा तो बैंक को खुद को लगेगा कि अब हमें टाइम से हमारा रिटर्न वापस नहीं मिलेगा या हमें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेस में एक ओनर नहीं होता, बहुत सारे ओनर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। तो उन सभी इन्वेस्टर्स को ये सब चीज़ें हम डिटेल में आगे और बताएंगे, ताकि आप इस सारी लैंग्वेज से फैमिलियर हो जाएंगे। तो उन सभी पार्टीज़ जिनका बिजनेस से रिलेशन है, जो उधार देने वाले हैं, जो बैंक्स हैं, जो टैक्स से रिलेटेड जितनी अथॉरिटीज़ हैं, उन सब का उस बिज़नेस से कोई ना कोई रिलेशन होता है, और उन सब के सामने हमें अपने बिज़नेस के रिज़ल्ट को कम्युनिकेट करना होता है। ये इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरीके से आपको ये सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। मैं इसकी एक समरी भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है? ये ओके बेटा, थैंक यू।